नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे वीडियो में। देखो दोस्तों, आज का वीडियो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। मैंने कि पहला पार्ट होगा वो आपके कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे। दूसरे पार्ट्स में दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो आपके कमेंट्स पर, आपके क्वेश्चंस पर। देखिए साहब, आज एक स्टेटमेंट आया और उसी में बहुत सारे कमेंट्स आ गए। क्या स्टेटमेंट था? नीति आयोग ने कहा है कि जो बैंक, ध्यान से सुनिएगा साहब, जो बैंक मर्ज नहीं हुए हैं सिर्फ उन्हीं पर निजीकरण, यानी कि वही बैंक निजीकरण का हिस्सा हो सकते हैं। जो बैंक मर्ज हो चुके हैं वो साहब निजीकरण का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कंसोलिडेशन की प्रक्रिया चल रही है। कंसोलिडेशन क्या होता है? एकीकरण, यानी कि जो छोटे बैंक बड़े बैंकों के साथ मर्ज हुए हैं उनमें बहुत सारी दोस्तों ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो अभी चली रही हैं। इस कारण पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निजीकरण का हिस्सा नहीं हो सकते। तो 6 बैंक दोस्तों, नीति आयोग ने 6 बैंकों को बिल्कुल अलग कर दिया है। कम से कम यार ये 6 बैंकों के बैंक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, बिल्कुल राहत भरी खबर है। देखो अब मेन मुद्दा क्या है? पहले 12 बैंक थे, 12 बैंक में 6 बैंक नीति आयोग ने कह दिया कि भैया ऐसा है, इनको अलग ही रखिए आप। पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनको अलग रख दीजिए, क्योंकि अभी इसमें साहब कंसोलिडेशन का दौर जो मेरे ख्याल से चल ही रहा है। और अगर हम इनको प्राइवेट यानी कि निजीकरण करते हैं तो नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्रालय को ये बात कही, वित्त मंत्रालय भी राजी हो गया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, जो नीति आयोग कह रहा है वो ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें सरकार को देखनी है। अब आरबीआई भी अपने सुझाव देगा, हर किसी से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, तब जाके कोई निर्णय सरकार लेगी। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में नीति आयोग ने कह दिया और सरकार ने मान लिया और झट से 2 बैंकों का नाम फाइनलाइज कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो प्रक्रिया है और ये जो न्यूज है ये काफी लंबी चौड़ी चलेंगी, मतलब काफी टाइम तक चलेंगी। अब नीति आयोग तो ये कह रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार ये इन पे फैसला ले लेगी, लेकिन जो ये जल्दी जल्दी का जो शब्द यूज करा गया है ना, ये किसी को ध्यान में रख के किया हुआ है ताकि इनके शेयर्स में अच्छा खासा उछाल आ सके। वो कहानी क्या है? वो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक वीडियो बनाने की उस पर सोच रहा था कि जैसे जैसे ये जो निजीकरण की रूमर्स और मेरे ख्याल से न्यूज आएंगी, उस हिसाब से साहब जो इन बैंकों के शेयर्स प्राइस हैं उनमें अच्छा खासा बूम आ सकता है। अच्छा खासा मेरे ख्याल से बूम आ भी चुका है। 1 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक दोस्तों अच्छा खासा मार्केट कैप इनका बढ़ चुका है, अच्छा खासा पैसा सरकार के पास आ चुका है। बहुत सारी चीजें होंगी इस वीडियो में, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग ने तो ये कह दिया है कि भैया इन 6 बैंकों को आप अलग ही रखिए। तो सुकून भरी खबर है भाई बैंक कर्मचारी के लिए। तो मैंने आपको हमेशा कह रखा है, रोज कह रहा हूं, हर वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं। पहले 12 बैंकों के मेरे ख्याल से बैंक कर्मचारियों को दिक्कत थी, अब चलिए 6 बैंक तो हटे। 6 बैंक तो साहब हटे, कम से कम 6 बैंक के कर्मचारियों को खुशी भी हुई। तो मैं दोस्तों लास्ट तक यही कहता रहूंगा कि किसी भी बैंक कर्मचारी को दिक्कत परेशान करने वाले, मेरे ख्याल से दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ऐसा मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से सरकार फैसला ले सकती है जो आपको अचंभित कर देगा। लास्ट में ये भी हो सकता है नीति आयोग कह दे कि अब इन बैंकों का कंसोलिडेशन हो चुका, पूरा हो चुका, बैंक ठीक ठाक काम करने लगे, जो सॉफ्टवेयर वगैरह की जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई, यानी जिन बैंकों में मर्ज हो चुका। लास्ट में क्या कहते? लास्ट में कहते कि अब साहब इनका भी मर्जर होगा, क्योंकि मर्जर उनका पूरा हो चुका है, कंसोलिडेशन उनका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट फेज क्या पता इन 6 बैंकों का हो जो बच गए हैं मर्ज होने से। जो बच गए हैं मर्ज होने से उनका भी साहब मर्ज हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतनी आसान बात नहीं है कि सरकार ने कहा और एकदम हो गया। आईडीबीआई एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सरकार के सामने है, क्योंकि खरीदार कोई नहीं मिला था। एलआईसी को लास्ट में वो साहब देना पड़ा था, यानी कि एलआईसी ही उसका जान बचाने आया था। किसकी? आईडीबीआई की। अब तो अच्छा खासा उसका शेयर प्राइस हो चुका है। मैं शेयर पहले गवर्नमेंट में हिस्सेदारी थी 85% की, आईडीबीआई में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, अब एलआईसी को दे दी। एलआईसी किसका है? गवर्नमेंट का ही था। अच्छी खासी स्टेक है एलआईसी में गवर्नमेंट की। कुल मिला के कान इधर पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, आईडीबीआई को चला गवर्नमेंट ही रही है, चला आईडीबीआई को गवर्नमेंट रही है। और किसी भी एक कर्मचारी को साहब निकाला नहीं गया, किसी भी एक कर्मचारी को दोस्तों आईडीबीआई से निकाला नहीं गया है।
उसमें साहब सारी प्रक्रिया हो भी गई और चल रही है अभी बहुत सारी प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये 6 जो न्यूज आई है नीति आयोग की, ये 6 बैंकों के लिए कम से कम राहत भरी खबर है। अब बात मुद्दा आता है जो 6 बैंक बचे हैं, तो फाइनली मैं आपसे ये कहता हूं कि अभी ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारी अचंभित होने वाली खबरें आएंगी जो आपको अचंभित देंगी, यानी कि आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, यार ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे जैसे खबरें आएंगी वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों बात यही है कि देखिए, अगर सरकार को सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना था, बात सुनिए ध्यान से, तो मर्ज क्यों कर दी? सरकार तो मर्ज करती हुई आ रही है बहुत सालों से, 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से, 2017-18 से मर्ज करती हुई आ रही है। अगर सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन करना ही था छोटे बैंकों को, मेरे भाई, तो मर्ज क्यों करती? बार बार इनमें पैसा क्यों डालती? ठाके एक एक करके बेचती रहती? तो कुछ तो कारण होगा। कारण को सोचिए, कारण को जानने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों जो मैं वीडियो के माध्यम से बताना तो चाहता हूं, लेकिन बता नहीं सकता। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ साहब दिक्कत है, समझ जाया करिए, क्योंकि मेरे इशारे बहुत लंबे चौड़े होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी बैंक कर्मचारी को, एक सिंगल बैंक कर्मचारी को दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक प्रक्रिया है जो लास्ट तक काफी लंबी चौड़ी चलेगी, यानी काफी लंबी दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। यस बैंक का उदाहरण देना था यार, अगर सरकार के पास इतने प्राइवेट बैंक हैं, यस बैंक है, HDFC, एक्सिस है, ICICI है, धनलक्ष्मी, सिटी यूनियन, इतने सारे बैंक हैं, फिर सरकार इन सरकारी बैंकों में यार प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? यार पहले यस बैंक को संभाल लो। कांड तो यस बैंक जैसे शेयर में भी हुआ है, यस बैंक जैसे बैंक में भी कांड हुआ है साहब, 6 रुपए का शेयर प्राइस आ गया था, बाद में सरकार को इसी भी बचा के ले जाना पड़ा। बचाया नहीं बचाया? तो IDBI को बचाया, यस बैंक को बचाया। सरकार का काम ही बैंक बचाने का है। सरकार का काम ये नहीं है कि बैंक कर्मचारियों को या बैंक को दिक्कत में पहुंचाए प्राइवेटाइजेशन करके। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें, आज तो कमेंट्स का जो आंसर था वो नीति आयोग तक ही सीमित था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नीति आयोग ने ये कहा है, दोबारा सुन लीजिए। नीति आयोग ने ये कहा है कि भैया जो बैंक, जिन बैंकों का मर्जर नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं बैंकों में निजीकरण का मेरे ख्याल से ध्यान केंद्रित कर सकती है सरकार, और करना भी चाहिए। नीति आयोग की सिफारिश है वित्त मंत्रालय को, और साहब सरकार की इस पे राय मिलती हुई नजर आ रही है। और जिन बैंकों में मर्जर की प्रक्रिया हो चुकी है उनको थोड़ा दूर रखिए। तो कम से कम यार 6 बैंकों के कर्मचारियों को तो खुश होना चाहिए, सरकार ने कुछ तो रिलीफ दिया। बाद में देखी जाएगी यार, इन 6 बैंकों का बिना मर्ज हुए प्राइवेट हो ही नहीं सकता, बिना मर्ज में ये बैंक प्राइवेट नहीं हो सकते। नीति आयोग बाद में ये कह देगा कि भैया इन बैंकों का भी मर्जर होगा जब उनकी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि सर बजट में तो 2 बैंक कहे हैं निर्मला सीतारमण जी ने। भाई ऐसा भी हो सकता है, सरकार आपके विरोध की ताकत को देखे, आपकी यूनिटी की ताकत को देखे और सरकार अपना फैसला पीछे ले ले, फिर क्या कहोगे? यानी नकारात्मक, यानी आपके अंदर दोस्तों, अगर मैं कुछ पॉजिटिव भी बताना चाहूं तो उसमें से भी आप निगेटिव निकाल लोगे। कल एक गलती हो गई, कल मैंने UBI लिख दिया, लिखना था यूको बैंक और लिख दिया साहब UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या है, उसको समझने का दौर था, आप उसको यूको बैंक ऑफ इंडिया समझ लेते, ना समझते यार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक समझ लीजिए। तो नजरिया है देखने का, मैं किस तरह देख रहा हूं। मैं तो साहब इस प्राइवेटाइजेशन से कुछ और ही बात नजर आ रही है, कुछ और ही चीज होते हुए दिख रही है कि एनपीए को ना छेड़ते हुए, ध्यान से सुनिएगा, एनपीए को ना छेड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं से इन बैंकों की हालत सुधर जाए, पैसा आ जाए, उसमें एक माध्यम शेयर मार्केट हो सकता है। ज्यादा बातें मैं नहीं बता सकता, आप खुद समझदार हो, MKMFS वालों को सब कुछ पता है। तो अब मेरा जो पहला पार्ट है दोस्तों वो यहीं खत्म होता है। ये लंबी चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, प्राइवेटाइजेशन की जो चिड़िया उड़ रही है बहुत दिनों तक उड़ती रहेगी, और साहब इसमें ऐसी खबरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लास्ट में होना इनका मर्जी है। आज का वीडियो याद रखना, मैं जो कह रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला पार्ट समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं मार्केट्स की ओर। ये भी जानने की जरूरी है, मेन मुद्दा तो हमारा यही है, पैसा तो हमें यहीं से कमाना है। आज बाजार में दोस्तों क्या हुआ, काफी वॉलेटिलिटी रही,
बाजार में वॉलेटिलिटी रही, काफी खुला देखिए काम, सब खुला देखिए। कल का बोला 15,051 पे कल बंद हुआ था और खुलता कहाँ है 15,050 पे। 1 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है और एक हाई बना के 1568 का, फिर कंटिन्यूसली फॉलिंग लो बनता है 14,771 का। 103.50 और 0.69% गिर के बाजार हमारा बंद हो जाता है 14,947 यानी 14,950 के आसपास। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। वॉलेटिलिटी क्यों रहेगी, अनिश्चितता क्यों रहेगी? बहुत से कारण है। कल परसों मेरे ख्याल से मैंने सीपीआई का डाटा बताया था, आईआईपी का डाटा बताया था। सब डब्ल्यूपीआई का डाटा भी कोई उत्साहजनक नहीं है, बढ़ा हुआ है। 4 के आसपास डब्ल्यूपीआई आया है। होलसेल महंगाई दर बता रखा है यार, डब्ल्यूपीआई क्या था, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत सारे कारण है। ऊपर से साहब एफआईआई ने भी बिकवाली शुरू कर दी है। एफआईआई ने भी बिकवाली शुरू कर दी है। उनको अनिश्चितता, उनको डर है कि कहीं कोरोना के केसेस ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ब्राजील में जिस प्रकार का रूप कोरोना का दिख रहा है ना दोस्तों, वो काफी खतरनाक है। मैंने एक न्यूज आपके पास भेजी है बीबीसी इंडिया की, वो भी देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी न्यूज है और बहुत सारी चीजें वो उसमें बताई गई हैं कि ब्राजील में P1 P2 का जो ये नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, वो कितना घातक और खतरनाक है। तो देखिएगा, वो न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। इसी को कोरोना केसेस जिस प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब वगैरह में बढ़ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नई स्ट्रेन मिल रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि इस पे वैक्सीन भी कम कारगर सिद्ध हो सकती है। तो इन्हीं घबराहट में दोस्तों एफआई अपना माल बेच रहे हैं, वॉलेटिलिटी में बाजार रह रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि बाजार ज्यादा गिर जाएगा, वही स्थिति आ जाएगी जो कोरोना काल में हुई, लॉकडाउन लग जाएंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, उस समय वैक्सीन नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, एफआईआई ने माल बेचा साहब 1101.35 करोड़ का इसी अनिश्चितताओं में, और साहब डीआईएस ने 749.71 करोड़ का, और साहब टोटल ओवरऑल 1851.06 की हुई बिकवाली। अब 1800 का माल बिका है तो बाजार गिरना था स्वाभाविक है। अब कल क्या होगा? कल भी वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे यानी कि जो बाजार है वो सेल ऑन राइस का बन चुका है। बाजार दोस्तों सेल ऑन राइस का बाजार बन चुका है। नई तेजी आएगी, नई तेजी जब आएगी जब बाजार साहब 15,050 को होल्ड करने में कामयाब हो जाएगा और एफआईआई सेल की मूड में आ जाएंगे। इस कंडीशन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो माहौल इतनी जल्दी आएगा। जो बाजार में हाई बना है वो इतनी जल्दी कट पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तो कंसोलिडेशन का शुरू हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहिए, नई बाइंग कुछ करिए नहीं, जो स्टॉक मैं बता रहा हूं उन्हीं पे फोकस करिए। आज दोस्तों मैं एक स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं, फार्मा। जिस प्रकार से देखो आईटी और फार्मा आने वाले समय में अच्छी खासी रैली कर सकते हैं, उसको देखते हुए दोस्तों मैं एक स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं फार्मा का। एक और लैब हमारे पास है, तो एक मैंने सोचा क्यों ना एक और फार्मा का, बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही अपने सस्ते पी पर हमें मिल रही है, तो डेफिनेटली उसके कुछ स्टॉक हमें अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखने चाहिए। वो स्टॉक का नाम है एलेंबिक लिमिटेड। एलेंबिक फार्मा नहीं, एलेंबिक लिमिटेड। एलेंबिक is dealing in active pharmaceutical ingredients, API business, real estate business, solar system वगैरह। यानी कि कंपनी का कुल मिला के बात यह है कि जो केमिकल बनाती है, यानी कि फार्मास्यूटिकल के लिए जो केमिकल होते हैं, एपीआई होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो केमिकल दवाइयों में यूज होते हैं, कंपनी उसमें काम करती है। सोलर प्लांट भी है कंपनी के लिए, जहां से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली बेचती भी है, और साहब कंपनी रियल एस्टेट में भी थोड़ा बहुत काम करती है, जो उसके भवन वगैरह है वो किराए पर देती है। तो ये काम है कंपनी का। 2500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस समय। इसका जो पी चल रहा है वो 6 के आसपास है, 6.54 के आसपास है, यानी कि सस्ता है। बुक वैल्यू 74 है, यानी कि 74 के आसपास ही मेरे ख्याल से कंपनी का मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। ज्यादा महंगी नहीं है, इसीलिए इसका जो पी है वो सस्ता है। आरओसी 7 है, आरओसी कम है, और आरओई 25% के आसपास है। आरओई ठीक ठाक है। फेसबुक 2, फेस वैल्यू 2 है। डेप्ट कुछ है नहीं, 3 साल पहले भी कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं था। कैश इक्विवेलेंट वही 3 करोड़ के आसपास है। आगे जानेंगे कि कैश की स्थिति कंपनी के पास कैसी है। प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त है, 70% के आसपास। यही चीज एक इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज डेप्ट देख लो, पहली चीज सस्ता देखो। सस्ता कहां से पता चलेगा? पी से। ठीक ठाक है, 6 के आसपास है। दूसरी चीज देखी हमने कि कंपनी के पास कोई डेप्ट तो नहीं है, नहीं है साहब, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। तीसरी चीज प्रमोटर होल्डिंग, और क्या चाहिए?
फार्मा से जुड़ी हुई सेफ साइड है। अब ना थोड़े से स्टॉक लेने बनते हैं, कहां पर, पोर्टफोलियो में। प्लेज कुछ है नहीं, ईपीएस 15 के आसपास है, पी इंटू पीबी 8.63 है। अगर मैं सेल्स की बुक करता हूं बात पिछले साल से, पिछले साल की से तुलना करने से पहले दोस्तों इसका पिछला क्वार्टर देख लीजिए, दिसंबर का 14 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल करी, 11 करोड़ का एक्सपेंसेस करा, 4 करोड़ प्रॉफिट हो गया। उससे पहले सितंबर में दोस्तों 17 करोड़ के आसपास की सेल करी, 14 करोड़ का मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस करा, 2 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट बढ़ा। सब नेट प्रॉफिट पहले 97 लाख रुपए कमाए थे सितंबर में, और आप कमाए साहब 86 करोड़। टैक्स बढ़ा, इसलिए इसमें मेरे ख्याल से कुछ मेरे ख्याल से खर्चे बढ़े ऐसे। अदर इनकम 3, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6, 16% टैक्स। तो इसमें दोस्तों मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्सेबल इनकम बढ़ी है, डेप्रिसिएशन वगैरह तो वही है। बाकी नेट प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ है। पहले इसने पिछले क्वार्टर में 97 लाख रुपए कमाए थे और अब 86 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं। ईपीएस साहब 3 रुपए के आसपास है, 3 रुपए के आसपास ही कंटिन्यूसली में चली आ रही है। अब देखिए सेल्स इसकी पिछले साल से तुलना करते हैं दोस्तों, तो 2019 में 124 करोड़ थी, मार्च 2020 में 74 करोड़ के आसपास रह गई। एक्सपेंसेस 71 करोड़, कमाल है, सेल कम हुई, एक्सपेंसेस झुके तो हुए, सब एक्सपेंसेस भी कम हुए। लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल सेल्स काफी कम रही, यानी कि कुछ कोरोना काल था लेकिन फार्मा स्टॉक था, कोरोना में तो मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का आखिर प्रोडक्ट है किसमें, जो ये केमिकल यूज करती है वो दवाइयां कौन सी चीज है जहां पे जिसके ये केमिकल बनाती है, सारी चीजें बताऊंगा व्हाट्सएप पे। नेट प्रॉफिट साहब मेरे ख्याल से 329 लाख के आसपास है। पिछले साल इसने 213 लाख रुपए कमाए थे 2019 में। ईपीएस पहले 8 रुपए दी थी, अब ये 12 रुपए के आसपास है। बोरिंग कुछ है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो 57 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश भी है, यानी कि अच्छा मैनेज कर सकती है दिक्कत परेशानी में कंपनी। रेशियो 7 है, 7 डेब्टर डेज वगैरह, इन्वेंटरी टर्नओवर, बाकी चीजें वो व्हाट्सएप पे बता दूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न यही है, 70% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 1.75 का माल है, डीआईएस 3.95 का माल लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं, पब्लिक भी 23.88 का माल लिए बैठी है। कुल मिला के कंपनी ठीक ठाक सी है। कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने बनते ही हैं, यानी कि थोड़े से शेयर तो जरूर लेने बनते हैं। थोड़े से ले लीजिए, क्या पता अगर आप 100 लेना चाहते हैं तो 25 तो ले लीजिए। आने वाले समय में ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि अच्छी रिटर्न देने का दम रखता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है और आपसे आज्ञा भी लेने का समय आ चुका है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से पहले जो वीडियो का पार्ट था उसमें अपने आंसर क्वेश्चंस का आंसर भी मिल चुका होगा और दूसरे पार्ट में आपको मार्केट्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। तो कल जो बाजार खुलेगा वो डेफिनेटली थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आज हुआ, गिर के बंद हुआ। अब देखेंगे कल कैसी स्थिति होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखेंगे हाल कैसा है, किस प्रकार डाउ आज काम करता है। और फिर आप कच्चे तेल को देखेंगे कि उसमें 70 के ऊपर आसपास ट्रेड कर रहा है, 70 के आसपास। जैसे जैसे ही ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, यानी कि इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे, फिर कल मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक फाइनली आपसे कहता हूं नमस्कार।